हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर में जो पर्टिकुलर साइकोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन पड़े हैं हम वो देख रहे हैं। ठीक है, यानी जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें पर्टिकुलर आपके मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, यानी 57 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है और शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ मीन्स अंतर्दृष्टि, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इंसाइट। ठीक है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति किससे संबंधित है? ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग साइंस की बात हो रही है, जिसे हम बोलेंगे विकासशील विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी कर रखे हैं तो आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58 के संप्रत्य निर्माण, जिसे बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? जब भी आपसे कॉन्सेप्ट निर्माण की बात करेगा तो निश्चित तौर से वो सीखने की जो प्रोसेस होती है ना उससे संबंधित होता है, ना कि यहाँ पे लर्नर से संबंधित है, ना टीचर से, ना सीखने के जो भी एनवायरनमेंट है उससे संबंधित, केवल लर्निंग प्रोसेस से संबंधित होगा जो हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं ना वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल एजुकेशन की जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ना उस क्षेत्र से पूछा था, इस वजह से सीखने की प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में पूछते तो इसका राइट आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान में, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि नैतिक विकास में प्रश्नों के सही या गलत संबंधित निर्णयों में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप बात करें, ये लॉरेंस कोलबर्ग जब पढ़ते हैं ना उसके अंतर्गत ये टॉपिक लगता है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि इसमें दे रखे हैं, जैसे नैतिक यथार्थवाद जिसे रियलिज्म बोलते हैं, दूसरी है नैतिक तार्किकता, तीसरी है नैतिक संकट और चौथा है ऑप्शन नैतिक दुविधा। जब हम लॉरेंस कोलबर्ग को पढ़ते हैं ना तो उसकी हिंदी की कहानी ना उस आधार पे ये चारों कथन बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा उसकी बात कर लेते हैं। जब भी आपसे सही और गलत की बात करें और उसमें निर्णय लेने में जो भी आप चिंतन की प्रोसेस करते हैं ना तो ये संबंधित होती है आपकी कह सकते हैं नैतिक तार्किकता से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। और जब आप गलत और सही में अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये नैतिक दुविधा हो जाएगी, यानी आपको यानी द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट हो तो निश्चित तौर से वहाँ पे नैतिक दुविधा हो जाएगी, यानी आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। और सही और गलत में अंतर करने के लिए आप जो चिंतन की प्रोसेस अपना रहे हो ना, यानी आप थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो फिर नैतिक तार्किकता में आ जाएगी, यानी जैसे मॉरल रीजनिंग बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी यथार्थवाद में तो वास्तविकता ही बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, जो ब्रिज की संवेग विकास की स्कीमा व्यवस्था के अनुसार बालकों में जो ईर्ष्या सर्वप्रथम है निम्नलिखित में से किस आयु में प्रकट होने लगती है? तो मोस्टली देखा जाए तो ब्रिजेज की परिभाषाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं, इसे ब्रिजेज भी बोलते हैं, इसमें ब्रिज लिखा है लेकिन इसका देखो ब्रिजेज भी बोल देते हैं, हमने तो पढ़ा है तो ब्रिजेज ही पढ़ा है। ठीक है, अगर आप इसकी इंग्लिश देखे होंगे तो वो ब्रिजेज ही बनता है, यहाँ पे ब्रिज लिख रखा है, कोई बात नहीं। ये कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चे में केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि ईर्ष्या सर्वप्रथम कब प्रकट होने लगती है, किस आयु वर्ग में? तो वो 1 साल का बच्चा होगा ना, निश्चित तौर से 1 साल तो नहीं कहेंगे, 18 माह का मतलब 1.5 साल मान सकते हैं, तो 1.5 साल के समथिंग या 18 माह के समथिंग है ईर्ष्या बच्चा है प्रदर्शित करने लग जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जन्म के समय केवल बच्चों में उत्तेजना होती है। इन्होंने और भी अन्य चीज़ें बताई हैं, जैसे ईर्ष्या हो गई और अन्य चीज़ें भी बताई हैं, तो वो भी ध्यान रखना है, लेकिन मोस्टली 2 चीज़ें हमें मालूम है कि ईर्ष्या होती है वो 1.5 साल के समथिंग यानी 18 में बोल सकते हैं, और जब आप जन्म के समय पूछे तो केवल उत्तेजना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
कि एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने या नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीमा में संशोधन कर लेती है, तो पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। जब भी मॉडिफाई की बात हो जाए ना, स्कीमा में संशोधन, मॉडिफाई या चेंजिंग की बात हो, ये निश्चित तौर से किसी ज्ञान को यानी पूर्व ज्ञान में आप संशोधित करते हैं, तो निश्चित तौर से उसके लिए हम यूज शब्द करते हैं। जो शब्द यूज जीन पियाजे के थ्रू किया गया था वो था अकोमोडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका, देखो यहाँ पे तो अनुकूलन लिख रखा है तो हम इसे ही मानेंगे, क्योंकि जो भी इंग्लिश मैंने बता दिया अकोमोडेशन होता है। इसका वैसे हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है एक तरह से समायोजन ही होता है एक तरह से। ठीक है, और बाकी एसिमिलेशन का मतलब यहाँ पे आत्मसातीकरण होता है। आत्मसातीकरण यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि पूर्व ज्ञान में आप कोई नवीन चीज़ जोड़ते जाएं तो उसमें एसिमिलेशन शब्द यूज किया जाता है। जब उसे परिवर्तित करते हैं तो या चेंजिंग करते हैं, मॉडिफाई बोलते हैं, यानी इंग्लिश वर्ड ये आ जाए तो निश्चित तौर से वहाँ पे हम एकोमोडेशन पे जाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इन दोनों की साम्य अवस्था की बात की जाती है, यानी मध्य की बात। और डिस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इन दोनों के में संतुलन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार है, तो हमें तो ऑप्शन 1 पे ही जाना है, क्योंकि जो राइट आंसर है उसी पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था मानी जाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्टेज पूछ रहा है जो गेने की, जिसे हायरार्की ऑफ लर्निंग बोलते हैं, यानी सीखने का पदानुक्रमी का सिद्धांत किसने दिया था, वो रॉबर्ट गेने है। यानी गेने शॉर्ट नाम है, लेकिन इसे सही नाम है इसका रॉबर्ट गेने। ठीक है, तो रॉबर्ट गेने ने सीखने की पदानुक्रमी का एक सिद्धांत दिया था जिसमें 8 स्टेजें बताई थी। इन्होंने एक कह सकते हैं एक पिरामिड सा बना के इसमें बताया था। जैसे कि मैंने इसे याद रखा है, मैं बता देता हूँ। SSC वर्सेज DCRP क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, उसने उच्चतम अवस्था पूछी थी। लास्ट में देखो ये वाली लिख रही ना, हाईएस्ट स्टेज। तो इसमें देखो जो लास्ट स्टेज का मतलब ये है ना P, ये वाली होती है, इसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो यही होती है आपकी उच्चतम अवस्था, और जो निम्नतम अवस्था होगी तो वो होगी ये S। इसे ही बोलते हैं आप सिग्नल बोल सकते हैं, यानी संकेतार्थ के अधिगम के द्वारा सीखना। ये है समस्या समाधान के द्वारा सीखना। तो ये उच्चतम अवस्था होती है, जबकि सिग्नल होता है वो आपकी निम्नतम अवस्था होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और की ऑप्शन की बात की जाए तो देखो इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी और बता देते हैं, इसे बोलते हैं आप ऐसा थ्योरी, यानी किसी उद्दीपक के द्वारा है आप पे कोई अनुक्रिया करते हैं तब कोई सीखना। सी का मतलब श्रृंखला, यानी जो चेन लर्निंग के द्वारा सीखना। वर्बल का मतलब होता है यहाँ पे बी का मतलब वर्बल है, जो शाब्दिक के द्वारा सीखना। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन के द्वारा सीखना। सी का मतलब कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखना। आर का मतलब रूल यानी नियम के द्वारा सीखना। लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही उच्चतम अवस्था मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है का जो बांडुरा, यहाँ पे बांडुरा आएगा, ये शुद्ध तो बांडुरा ही लिखते हैं हम। देखो ये इसका नाम वैसे अल्बर्ट बांडुरा इसलिए आता है, अल्बर्ट, क्योंकि इसने जो अल्बर्ट है ना, इस बांडुरा का कह सकते हैं पुत्र ही था, इसी पर प्रयोग कर डाले उसने, तो इस वजह से इसका नाम फिर अल्बर्ट बांडुरा इस प्रकार हम बोलते हैं पूरा नाम। ठीक है, जैसे नाम तो इसका बांडुरा था, पर भी अब देख लेते हैं क्वेश्चन बनाए कि अल्बर्ट बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार है बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। अल्बर्ट बांडुरा का अगर सिद्धांत आपने पढ़ा है तो सीखने के उसने 4 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप बताया था कि आप यहाँ पे दे ही रखें ये, जैसे कि अटेंशन करेंगे, फिर उसका रिटेंशन यानी धारण करेंगे, फिर उसका यहाँ पर प्रोडक्शन भी आता है, कभी कभी यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी आता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यानी ये है कि सब दे देता है वो, लास्ट में मोटिवेशन होता है। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शनों में से किसकी बात हो रही है। ये बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक के रूप में आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे जो अवलोकन का सिद्धांत है आपके अल्बर्ट बांडुरा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर, यानी ये मोटिवेशन की बात कर रहा है लास्ट में जाकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हालांकि ये सिद्धांत आप अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे जब भी इन
चीज़ों का आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये बाह्य प्रेरक की बात कर रहा है और प्रतिनियुक्ति की बात कर रहा है, तो ये मोटिवेशन की बात कर रहा है। तो ये कनेक्ट करने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी होंगी इनकी, ठीक है। और बाकी आप डायरेक्टली लगा सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है। तो जो नेगेटिव पॉइंट होगा ना वही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, जैसे कि ये कह रहा है कि विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, तो ये तो पॉजिटिव बात है। स्वयं हेतु रटना, रटने यानी जो रॉटिंग की बात हो जाएगी ना, इसमें रटने को क्या कह रहा है, 2 नंबर ऑप्शन है वो, ये रॉट है। तो रटने की बात कहीं पर भी हो वो गलत ही होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सिखाई गई सामग्री को अनुप्रयोग पर बल देना, यानी जो आपने सीखा है ये एप्लीकेशन है, यानी आप पे कहीं जो आपने ज्ञान सीखा है उसे दूसरी जगह अप्लाई करना एक तरह से, तो वो अनुप्रयोगों में आता है। बाकी विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, यानी जो मीनफुल आप कहीं पर भी लर्निंग हो रही है ना, तो वो बेस्ट बनी जाती है। तो ये तो पॉजिटिव है, 1 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर और 4 नंबर। तो गलत है वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व मापन की एक तकनीकी में कर्ता, यानी जो कर्ता मीन्स ये कोई व्यक्ति है, को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य, यानी दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों और भावनाओं पर कहानी बनाने को कहा जाता है। तो ये तकनीक यानी जो टेक्निक है वो क्या कहलाएगी। जब आप व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम इसी प्रकार की चीज़ें कहते थे, यानी जो आप मैं जानकारी ले देना चाहूँ, आपके सिगमंड फ्रायड हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने दूसरों के मन में क्या चल रहा है, तो उनके लिए उन्होंने 2 विधियाँ दी थी। एक तो प्रक्षेपी जिन्हें प्रोजेक्शन बोलते हैं हम, दूसरी होती है अप्रक्षेपी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें चित्र दिखा के प्रक्षेपी में ही आती थी, जैसे IBT हो गई, ठीक है। IBT का मतलब इंक ब्लॉक टेस्ट हो गया, TAT हो गया, CAT हो गया, और ड्रॉ ए मेन टेस्ट हो गया, इसी में आ जाता है, ठीक है। और भी आ जाते हैं, जैसे FWAT आ जाती है, ठीक है, SCT आ जाती है, PFT आ जाती है, और PFT और भी अन्य आती हैं, ये प्रक्षेपी में आती है। तो उन्हीं में ही हमें ऐसा करते थे, व्यक्तियों को अन्य चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों भावनाओं को एक कहानी बनाने के लिए कहते थे उनसे कि आपने जो चीज़ें देखी हैं उन्हें अपने विचारों को भावनाओं को प्रेजेंट कीजिएगा, जो भी कार्ड दिए जाते थे उन पर, तो उनसे हम प्रक्षेपी बोलते हैं। इस प्रकार की जो प्रोसेस करवाई जाती थी उन्हें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 66 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो इसमें देखो क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है, लेकिन अपर्याप्त क्षमता के विरुद्ध, यानी अवरुद्ध है उसे, सॉरी, अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीक से बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन की युक्ति कौन सी है, ठीक है। यानी वो चिकित्सक बनना चाहता था, लेकिन अपर्याप्त क्षमता के अवरुद्ध होने के कारण उसने प्रयोगशाला तकनीक से नहीं बनना चुना। तो आप बताइए समायोजन की युक्ति क्या कहलाएगी। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका मतलब है उसने अपना है जो टारगेट है वो चेंज कर लिया, तो वो प्रतिस्थापन में आता है। ये सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे, यानी आप अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे तो किन्हीं कारणों से अवरुद्ध हो रहा है, तो आप है उसकी दिशा चेंज करके आप है दूसरी चीज़ प्राप्त कर लें। जैसे कि उसे बनना था चिकित्सक और बन गया प्रयोगशाला तकनीशियन, तो हम ये कहेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, जैसे देख पा रहे होंगे 67 नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार पूछा है। ये कह रहा है कि एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य जो प्रतिक्रिया उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्निरोध को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। तो ये कुछ समायोजन का यह कारक कौन सा होगा। तो देखो ये असामान्य प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, और यहाँ पर मोटिवेशन की बात कर रहा है वो, और आपके ड्राइव की बात कर रहा है, लेकिन ये संतुष्ट करने में असमर्थता के लिए परिणाम स्वरूप होती है ये। तो ये प्रोसेस है क्या कहलाती है, अगर ऑप्शनों को देखें तो ये मनोवैज्ञानिक कहलाती है, यानी साइकोलॉजिकल हो जाएगी ये, ठीक है। यानी जो आपकी जो कुछ समायोजन की जो प्रोसेस है, ये कारक पूछ रहा था, तो वो मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। यानी एक बालक के व्यवहार में क्या था, विचलन हो रहा था, ये डेविएशन, और वो असामान्य प्रतिक्रिया उसके अपने अभिप्रेरकों, और यानी जो आपके अभिप्रेरकों को यहाँ पे क्या कहा गया इंग्लिश में, वही मोटिव कहा गया, ठीक है। तो वही है
अभिप्रेरकों और जो आपके ड्राइव्स यानी जो ड्राइव अंतर्नोद होते हैं उन्हें संतुष्ट करने में असमर्थता का परिणाम स्वरूप होती है, तो उसको समायोजन को क्या कहेंगे, तो उसे मनोवैज्ञानिक कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी छाट सकते थे, इसमें ऐसे कोई संबंध नहीं था इनसे, तो ये तो सभी कट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थिति में सफल आबंधों को उच्चतम बनाता है उसकी क्या विशेषता है, यानी ये सेंटेंस है वो किससे संबंधित है। हाँ देखें तो देखो, संवेग की बात कर रहा है और व्यवहार की भी बात कर रहा है, और फिर रेगुलेट यानी समाज में विभिन्न परिस्थितियों में कैसे रेगुलेट किए जाते हैं यानी नियमन किए जाते हैं, तो उनसे संबंधित पूछा है, तो ये निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जिस भी सेंटेंस में संवेग संबंधी बात हो वो मोस्टली संवेग जो भी संवेगात्मक बुद्धि होती है जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसी से संबंधित मोस्टली आंसर बैठ जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संकटात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है, इनमें से बताइएगा। देखो, जो आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिद्धांत, जिन्होंने ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी। ट्राइआर्किक थ्योरी जो बुद्धि चैप्टर में, ये चैप्टर मिलेगा आपको, तो इन्होंने अपने बुद्धि के में घटक 3 प्रकार बताए थे, 3 घटक थे, जैसे कंपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल बोलते हैं, ठीक है, एक और होता है प्रैक्टिकल वाला होता है शायद, ये 3 प्रकार होते हैं। देख, कंपोनेंशियल हो गया, ठीक है, और एक्सपीरियंशियल होगा, एक मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ पे जो संगठनात्मक है ना, तो ये कंपोनेंशियल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उप सिद्धांतों का एक घटक नहीं है, यानी इनके अंतर्गत यानी कह सकते हैं सब कंपोनेंशियल के घटक कौन से नहीं है, ये कह रहा है। तो इनमें से हमें चूज करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। ठीक है, ये देखो मेटा घटक आता है इसमें, जिसे बोलते हैं मेटा कंपोनेंट्स। दूसरा आता है निष्पादन घटक, तो ये भी हो जाएगा परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। तीसरा आता है ज्ञानार्जन घटक, जिसे नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये सभी आते हैं, लेकिन जो सृजनात्मक घटक है ना, ये नहीं आएगा। ये ऑलरेडी खुद से ही ये संबंधित होता है, यानी जो मुख्य घटक होते हैं ना 3, जैसे कंपोनेंशियल एक हो गया, दूसरा एक्सपीरियंशियल, तीसरा हो गया जो आपका क्रिएटिविटी से संबंधित होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये मुख्य घटकों में आता है, जबकि ये वाले हैं ये आपके सब कंपोनेंशियल जो 1 नंबर का है ना उससे संबंधित होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, जो 4 नंबर का है वो संबंधित नहीं होगा। हमें यही पूछा था कौन सा उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है, किसका, संगठनात्मक, जिसे इंग्लिश में कह रहे हैं कंपोनेंशियल। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप जान पाएंगे। और हालांकि ये छोटी मोटी बुकें होती है मार्केट में, उनमें इनकी डिटेल नहीं दे रखी होती है, लेकिन ये परीक्षा में क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो भी राइटर होता है बुक का, वो इन्हें ऐड कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा कौन सा है जो टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो टॉरेंस का जो सृजनात्मक परीक्षण है उसमें ऐसा कौन सा इसमें से सेंटेंस या वाक्य है जो आपके कह सकते हैं उप परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसमें से नवीन संबंध है ना, ये नहीं संबंधित होंगे। बाकी चाहे पूछना, अनुमान लगाना, ये संबंधित हो जाएगा। अप्रचलित प्रयोग हो जाएगा, असाधारण प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन जो संबंधित नहीं होगा वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ये बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें चाहे आप क्रिएटिविटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये टॉरेंस पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखना है, टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण जो है जलोटा का भी आता है, और ये आपके टॉरेंस का आता है, पाकर मेहदी का भी आता है। तो ये सभी पढ़ने होते हैं और इनसे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसका तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, यानी जो आपका मोटिवेशन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण होगा। जिसमें पॉजिटिव बात हो रही ना वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जैसे ये कह रहा है कि रीता है ऊर्जित है, ऊर्जित मीन्स यहाँ पे इंग्लिश में कह रहा है कि वो एनर्जेटिक है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पर तो एनर्जाइज्ड लिखा होगा, लेकिन हम एनर्जेटिक मानते हैं। ठीक है, यानी एनर्जेटिक। तो ये रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है और यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है मानसिया आने वाले विद्यालय के वर्ष के में भावुक होकर अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है, तो ये भी कोई मोटिवेट की बात नहीं हो रही है।
क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है इसका कि निशा मेहनत करती है या मेहनती है, वो अपने शैक्षिक कार्यों के विषय में धनात्मक भावना अनुभव करती है। देखो ऑप्शन नंबर होगा तो इसमें से राइट आंसर 1 या 4। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। ये कह रहा था कि रीता ऊर्जित है, यानी वो एक तरह से एनर्जेटिक है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयास जो भी उसे प्राप्त करने के लिए आप वो प्रयास बनाए रखती है, और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। तो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन सही है, वो मोटिवेट है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित कर रखी है उसने, वो एनर्जेटिक है, और जो भी प्रयास हैं वो बनाए रखती है, और फिर ए ग्रेड प्राप्त कर लेती है कक्षा में। तो हम ये कहेंगे यही पॉजिटिव बात हो रही है। होने को तो ये भी हो रही है कि धनात्मक भावनाओं को अनुभव करती है, लेकिन यहाँ पे सही सटीक बैठ रहा है कि ये मोटिवेट है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है, तो इसे उपलब्धि अभिप्रेरणा कहेंगे। ठीक है, ये आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है, ये आपके मैकलीलैंड ने दिया था, मैकलीलैंड। ठीक है, इसके साथ इसके सहयोगी एटकिंसन भी हुआ करते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा जब हम थ्योरी की बात करते हैं या सिद्धांत की बात करते हैं, वो मैकलीलैंड का नाम आता है। ठीक है, और ये बात हो रही है ना कि चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की एक संतुष्टि प्राप्ति होती है, यह प्रत्याशा का ये संबंधित किससे या क्या कहलाती है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वो किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है। विषय वस्तु संवर्धन, जब भी एनरिचमेंट, यहाँ पे इंग्लिश यही है क्या सही है, एनरिचमेंट जो भी प्रोग्राम हो गए वो हमेशा प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ और या एवं बोल सकते हैं समझ उत्पन्न करके अपराधियों के व्यवहार को कम करने का प्रयत्न किया जाता है, तो वो इनमें से बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपकी मनोगतिकी है ना, यानी जो इसे एक तरह से साइकोडायनामिक बोलते हैं, तो इसके थ्रू कम किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये पुनर्वास है ना, जैसे रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, इसमें भी बच्चे रखे जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमें सूझ और समझ उत्पन्न करने के लिए जो भी अपराधी व्यवहार को कम करने का प्रयत्न करते हैं, तो मनोगतिकी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही। इनकी विधियाँ भी चलती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं गया है, केवल ऑप्शन दिया था, हमने वही लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है स्व मतलब सेल्फ, यानी आप बोल सकते हैं कि स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा क्या होगी। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे स्व, यानी स्व का मतलब यहाँ पे स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना होता है, तो यही होता है सेल्फ, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है। अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड होता है, यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखी होगी, ये रहा एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड्स होते हैं ना, ये आपके वातावरण ही होते हैं, यानी आप वातावरण में रह के इन्हें सीखते हैं एक तरह से। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जन्मजात होते हैं या अर्जित होते हैं, तो हम कहेंगे ये अर्जित होंगे, क्योंकि ये वातावरण से सीखे जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा कौन सी विशेषता नहीं है, तो हम कहेंगे कि अभिवृत्तियाँ हैं वो जन्मजात होती है, ऐसा कहना गलत होगा। यहाँ पर अगर एप्टीट्यूड पूछा जाता है ना, एप्टीट्यूड जन्मजात होता है, जैसे हम अभिक्षमता बोल सकते हैं या क्षमता, अभिक्षमता, तो ये अभिक्षमता होती है ना, ये होती है जन्मजात। जबकि एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड ATTITUD, ये एटीट्यूड होता है, ये होता है आपका वातावरणीय होता है, या कह सकते हैं अर्जित होता है एक तरह से वातावरण में। तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। हमें यही पूछा था कि अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, तो वो हो जाएगी 2 नंबर। ये जन्मजात नहीं होती है, ये कैसी होती है, अर्जित होती है वातावरण से। ठीक है, तो समझे होंगे। इस प्रकार हमने जो पेपर है इसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन किए। किसी को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।